जी। हमारे देश को आज़ाद हुए लगभग 70 साल 75 साल होने जा रहे हैं। जी। आपको लगता है कि अभी समानता की कमी है? जब क्योंकि मैं शेड्यूल कास्ट से आता हूँ, हम्म। शेड्यूल कास्ट में एक जाति है वाल्मीकि। तो जो हैंडपंप सबसे पहले सरवड़ों के इलाकों में लगे, उनके मोहल्ले में लगे। हम्म। तो उन पे जब हम लोग पानी पीने जाते थे, हम्म। तो मैंने वहाँ पर उस हैंडपंप पे पानी पीने के लिए मार खाई। अपमान महसूस किया कि तुम दलित हो, तुम इस जाति से हो, तो तुम वहाँ उससे पानी नहीं पी सकते। आज भी ये सब होता है? अच्छा, जनरल लोग जो हैं, जो सामान्य उसमें आते हैं जाति में, उन लोगों की शिकायत रहती है कि हम ज़्यादा नंबर लाके भी वहीं रहते हैं, और ये जो SC ST का है, उनके नंबर कम आते हैं, वो हमारे पास बैठते हैं। मतलब हमको 4 गुना मेहनत करने के बाद वो चीज़ मिलती है, और जो SC ST के लोग हैं उनको कम मेहनत करके कम नंबर में वो चीज़ मिल जाती है। ये उनकी शिकायत जायज़ है क्या? दलित ओबीसी समाज के लोग इस देश के अंदर अनपढ़ रहे, और आज भी उसी का असर है। अगर कोई दलित ओबीसी समाज का व्यक्ति मंदिरों में जाकर अगर पुजारी बनने का प्रयास करेगा, तो शायद उसे मार मिलेगी, उसे गालियां मिलेंगी, जाति सूचक शब्दों से अपमानित किया जाएगा, पर वो पुजारी बनने का काम नहीं कर सकता। एक वक्त ऐसा आएगा कि जो सामान्य वर्ग है वो इस तरह से वंचित होते होते वो नीचे आ जाएगा। बार जैसे चंद्रशेखर जी ने कई बार ये न्योता भिजवाया बहन जी को कि वो उनके साथ आ जाएं या उनके साथ अलायंस कर लें, उन्होंने ये सब कुछ नहीं माना। सिर्फ आवाज क्या ट्वीट से ही होती है। जब बारी आती है कि कोई बड़ा सम्मेलन करने की, तो वहाँ सत्ताधारी पार्टी की तारीफ कर दी जाती है, तो लोगों के समझ में नहीं आता। तो इसका सवाल तो सिर्फ बहन जी दे सकती है, बाकी कोई दूसरा व्यक्ति नहीं दे सकती। जब भी बहन जी के लोग खड़े होते हैं तो जो कोर वोटर है उनका 1 आध लाख वो उनको मिलता है। इसी तरह से आपकी पार्टी का भी कोर वोटर है या नहीं है? आज जो बहन जी का कोर वोटर है वो इधर लगभग लगभग आ चुका है, बस चुनाव की बात है। पिछली बार अलायंस के लिए कहते रहे चंद्रशेखर जी, हुआ जी। नहीं। इस बार होगा क्या समाजवादी से? वैसे भी चंद्रशेखर भाई ने अभी कुछ दिन पहले ही एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया था कि मेरे घर के दरवाजे खुले हुए हैं और दरवाजे मैंने इस बार बड़े करा दिए हैं। अगर जिसको अलायंस करना है वो उनके घर पे आ सकता है। अच्छा, बीजेपी पर एक ये बड़ा इल्जाम लगाया जाता है कि वो भाई SC ST समाज के लोगों को अपने साथ नहीं लेती है। ये सही है क्या? जो लोग बीजेपी के अंदर SC ST मोर्चा में भरे हुए हैं, वो अपने फायदे के लिए, समाज के लिए नहीं। राजनीति में जितना तजर्बा ज़रूरी होता है उतना ही जोश भी ज़रूरी होता है। ये कहा जा सकता है कि बिना तजर्बे के राजनीति नहीं होती, लेकिन अगर भारत की तस्वीर बदलना है तो युवाओं को राजनीति में आना पड़ेगा। कुछ लोग ये सोचकर राजनीति में नहीं आते कि नहीं भाई ये तो ख़राब चीज़ है। ये कैसे आप कह सकते हैं? अगर आप उसमें जाएंगे नहीं तो आप देश की तस्वीर या समाज के लिए आप करेंगे कैसे? तो ये कहना फिर छोड़ दीजिए कि नहीं भाई हमारा राजनीति से कोई मतलब नहीं है। राजनीति से मतलब होना चाहिए, क्योंकि आप देश के एक जागरूक नागरिक हैं। ऐसे ही एक युवा हमारे साथ हैं, भीम आर्मी में काम करते हैं, जो आज़ाद समाज पार्टी का ही एक संगठन है। एडवोकेट विकास बाबू युवा हैं, अपना घर भी देखते हैं और साथ में पार्टी भी देखते हैं, जो भीम आर्मी आपने ज्वाइन की है। तो इतने सारे काम भी होंगे घर के, और भी होंगे, जिस तरह से सभी को काम होते हैं। उसके बाद भी आपने भीम आर्मी ज्वाइन की है, तो हम सबसे पहले आपसे जानेंगे कि आपने भीम आर्मी ही क्यों ज्वाइन करी है, और इस वक्त यहाँ आने का इस पार्टी में मकसद क्या है। आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आप प्रदेश महासचिव हैं भीम आर्मी में, और बहुत सारा भी इंट्रोडक्शन आपका लिखा है जो आप खुद ही बताएंगे। तो भीम आर्मी ही क्यों? मैडम, इसमें सबसे बड़ा मेरे लाइफ में कुछ ऐसे इवेंट मेरे लाइफ में ऐसे हुए जिसको लेके मैंने चुना कि एक ऐसा संगठन, ऐसे संगठन में काम किया जाए जहाँ पर इक्वलिटी की, समानता की बात होती हो, और अगर उससे कोई, जिस व्यक्ति को इक्वलिटी नहीं मिल रही, तो उसके लिए लड़ा जा सके। तो ऐसा संगठन से मुझे भीम आर्मी दिखाई पड़ा, और भीम आर्मी ही मैंने चुना, जिसमें मैं आज भी काम कर रहा हूँ। पिछले लगभग 6-7 सालों से काम कर रहा हूँ, और लगातार मैंने बहुत सारी लड़ाइयाँ भीम आर्मी में लोगों की, ऐसे लोगों की लड़ाई लड़ी जिनकी आवाज़ को कोई उठाने वाला नहीं था, या फिर समाज में जिसे वंचित तबका कहा जाता है, शोषित तबका कहा जाता है, उन लोगों की लड़ाई लड़ने का काम किया। एडवोकेट भी हैं आप? जी, मैं तो एडवोकेट भी। किस तरह से लोगों की मदद करी, क्या क्या किया? कई बार ऐसे लोग जिनकी आवाज़ को दबाने का काम पुलिस प्रशासन के लोग स्वयं करते हैं, ऐसे तमाम लोगों के लिए हमने धरना प्रदर्शन के माध्यम से, अधिकारियों से संवाद करके, और जरूरत पड़ी तो उनके लिए न्यायालय में भी हमने लड़ाई लड़ने का काम किया है, और उसमें कई लोगों को हमने, सैकड़ों लोगों को न्याय दिलवाने का काम भी किया।
आप लोग कहते हैं कि भीम आर्मी जो है डरती नहीं है किसी से, बल्कि पुलिस भीम आर्मी से डरती है। कुछ लोग तो ऐसा भी कहते हैं। तो ये जो परसेप्शन बना लिया आपने एक हाथ में डंडा लेकर चलने का, तो इससे क्या फायदा हो रहा है? नहीं, ऐसा नहीं है कि भीम आर्मी एक हाथ में डंडा लेके चल रही है। हम्म। ये लोगों का एक नजरिया बन चुका है, क्योंकि भीम आर्मी के लोग थोड़े एरोगेटिव होते हैं, थोड़े एरोगेंस रखते हैं और तेज तर्रार होते हैं। वजह ये है कि देश के अंदर एक संविधान बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने बनाया, और उस संविधान के तहत तमाम कानून इस देश के अंदर बने। संविधान की सबसे मूल भावना ये है स्वतंत्रता, समानता, बंधुता। हम्म। और जब लोगों के हक अधिकारों को लूटा खसोटा जाता है या उनको किसी वजह से परेशान किया जाता है, जब उनकी आवाज को नहीं सुना जा रहा है, तो इस समय ऐसे एक संगठन का नाम आता है भीम आर्मी, जो लगातार उन लोगों के लिए लड़ने का काम कर रही है। और जो लोग ये बात कहते हैं कि भीम आर्मी डंडा लेके चल रही है, नहीं, भीम आर्मी ये जानती है, भीम आर्मी का एक कार्यकर्ता जानता है, प्रत्येक पदाधिकारी जानता है कि कैसे उसे संविधान के दायरे में रह के अपनी उस शोषित वंचित समाज के तबके के लिए आवाज को उठाना है। कैसे हमें शासन प्रशासन के अधिकारियों के साथ वार्ता करके उनकी आवाज को बुलंद करना, कैसे उनकी बात को मनवाना। इन तमाम चीजों को लेकर भीम आर्मी सिर्फ संविधान के दायरे में रह के काम करती है, और वो कर रही। अच्छा, आपने अभी कहा कि समानता की बात जो पार्टी करती है, इसलिए आपने भीम आर्मी चुनी। जी हमारे देश को आज़ाद हुए लगभग 75 साल होने जा रहे हैं। जी। आपको लगता है कि अभी समानता की कमी है? हाँ, बिल्कुल समानता की कमी है। मैंने बताया आपको कि मैंने मेरे लाइफ के कुछ इवेंट ऐसे हुए, इसलिए मैंने भीम आर्मी ज्वाइन की। मैं आपको अपने लाइफ के कुछ हिस्से ऐसे बताता हूँ। बिल्कुल। जब, क्योंकि मैं शेड्यूल कास्ट से आता हूँ, शेड्यूल कास्ट में एक जाति है वाल्मीकि, मैं उससे आता हूँ। मैंने अपने गांव में देखा कि मैं जब लगभग शायद तीसरी चौथी क्लास में रहा हूँ, उस समय की बात है, मैंने अपने गांव में देखा कि जो उस समय गांव में नए नए सरकार के द्वारा हैंडपंप लगाए गए थे पानी पीने के। तो जो हैंडपंप सबसे पहले सरवड़ों के इलाकों में लगे, उनके मोहल्ले में लगे, तो उनपे जब हम लोग पानी पीने जाते थे, तो मैंने वहां पर उस हैंडपंप पे पानी पीने के लिए मार खाई। अच्छा। मुझे थप्पड़ पड़े। मैं जानता हूँ एक मेले के अंदर जब मैं उस हैंडपंप में पानी पीने गया, तो मैंने अपमान महसूस किया कि तुम दलित हो, तुम इस जाति से हो, तो तुम वहां उससे पानी नहीं पी सकते। आज भी ये सब होता है। और पिछले, जब मैं लगभग 2013-14 में बरेली मैं अपने गांव से जब आया, तो मैंने आपको एक और इवेंट बताता हूँ, लगभग 2013-14 की बात है। हाँ। मैं एडवोकेट होने से पहले मेरा काम था केटरिंग का और टेंट हाउस का। टेंट हाउस की मुझे शॉप खोलनी थी। मैं दुकान ढूंढ रहा था। मैं कुछ लोगों से मैंने संपर्क किया, मैंने जाके बातचीत की, तो उन्होंने मुझे बताया कि इस दुकान का रेंट इतना इतना है, और वो सर्वर कास्ट के व्यक्ति थे। तो मैंने जब उनसे जब लास्ट में सारी चीज़ तय हो गई कि इतना रेंट आपको देना है, मैंने उनको ओके कर दिया। मैंने कहा ठीक है, मैं अभी पैसे लेकर आ रहा हूँ, आपको दे दूँ। फिर उसके बाद में जब उन्होंने मुझसे लास्ट में जाते समय उन्होंने मुझसे पूछा कि तुम किस कास्ट के हो? अच्छा। तो मैंने उन्हें बताया मैं वाल्मीकि हूँ। फिर उसके बाद में आधे घंटे बाद वो मुझे कहते हैं कि नहीं, मैं अपनी शॉप किसी को दे नहीं सकता, क्योंकि मेरा बेटा दुकान खोलेगा। मतलब मना करने का एक तरीका था, मना करने का तरीका था। हाँ। तो मुझे आज वो अपमान महसूस होता है। और मैंने अपने काम मैंने 5-6 साल से, मैं 6-7 साल से काम कर रहा हूँ भीम आर्मी के अंदर। तो मैंने उस दौरान भी मैंने देखा है कि आज भी एक घटना आपको बता देता हूँ। चौबारी गांव बरेली के बिल्कुल पास में पड़ता है। वहाँ एक लगभग 14-15 साल के बच्चे को खेत पे काम कर रहा था वो बच्चा अपनी माँ के साथ में। जब उसने वही किसी सरवड़ के खेत में पानी पीने का, वो नल हैंडपंप लगा हुआ था, वहाँ पानी पीने का प्रयास किया, तो उसे वहाँ मार पड़ी। उसकी FIR हमने कराई जाके। आज के ज़माने में ये बातें हैं। आज के ज़माने में ये बातें हैं, और इसी वजह से मुझे लगता है कि भीम आर्मी जैसे संगठन की जरूरत है, इसी वजह से। तो क्या कहना चाहेंगे, ये इतना समाज आगे बढ़ गया, पढ़ाई लिखाई भी हो गई, सरकार की तरफ से भी सुविधाएं बरसों से दी जाती हैं कि अलग से आप लोगों को रिजर्वेशन भी दिया जाता है, सारा कुछ मतलब फैसिलिटीज दी जाती हैं। उसके बाद भी जो ये सोच है, इसको कैसे बदला जाएगा? अभी इस देश के अंदर दलित, मुस्लिम, OBC जो वंचित शोषित तबका है, उसके प्रत्येक व्यक्ति तक अभी तक समानता और भागीदारी नहीं पहुंची। हाँ। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि देश के अंदर भी शिक्षा व्यवस्था भी उतनी हर तबके तक, व्यक्ति तक नहीं पहुंची है, क्योंकि हर व्यक्ति शिक्षित भी अभी तक नहीं हो पाया। हाँ।
और दूसरी सबसे बड़ी वजह ये है कि सरकारें तो तमाम आई हैं, पर तमाम सरकारों ने सिर्फ कागजों में हम्म, समानता और बराबरी की या भागीदारी की बात की है। अभी तक अंतिम व्यक्ति तक वो भागीदारी और समानता वाली बात अभी तक नहीं पहुंची, तो इसी वजह से तो अभी तक लगता है कि आपकी कोशिशों से समाज बदलेगा। कोशिश कर रहे हैं। हम जैसे लाखों लोग कोशिश कर रहे हैं, सिर्फ मैं ही नहीं, हम जैसे लाखों लोग कोशिश कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि अगर हम लाखों लोग कोशिश करेंगे तो एक ना एक दिन ऐसा जरूर आएगा, इस देश के अंदर बदलाव भी हो हम्म और उस दिन समानता और भागीदारी भी सुनिश्चित हो। हम्म। जब इलेक्शन आता है तो आप लोग कैंपेन चलाते होंगे, घर घर गांव गांव जाते होंगे, जैसा आपके साथ घटित हुआ, क्या आपने देखा कि और लोगों के साथ भी ऐसा हुआ है अभी भी आज के टाइम में? हाँ, आज भी तमाम लोग हमारे पास में ऐसे आते हैं। कई सारी घटनाएं मैं आपको गिना सकता हूँ। तमाम ऐसे लोग आते हैं जहाँ सिस्टम जब एक जैसा बन जाता है। मैं आपको एक घटना बताता हूँ बदायूं की। हम्म एक महिला शिक्षक थी, लखनऊ की रहने वाली थी। उनका ट्रांसफर बदायूं में होकर रखा हुआ था। हम्म उनका जो प्रिंसिपल था, हेडमास्टर स्कूल का था, वो एक जाति से था। हम्म उसी जाति का बीएसए बदायूं में था। और उसी जाति का जब उसने छेड़छाड़ की, अपनी शिकायत की, तो जाति भी उस जाति का सीओ भी उसी जाति का था, जो जांच अधिकारी था उसका। बड़ी मुश्किल में हम उसकी एफआईआर करा पाए। उसके साथ में छेड़छाड़ हुआ करती थी महिला के साथ में। बड़ी मुश्किल में उसकी हमने एफआईआर कराई। एफआईआर कराने के बाद जब उसकी गिरफ्तारी नहीं हो रही तो हमने उसके मामले में धरना प्रदर्शन करना हमने पड़ा। भीम आर्मी के लोगों ने करना पड़ा। हाँ और ये देखा कि वहां पर एक त्रिकोण बन गया कि अपराधी भी एक ही जाति का, जो उसका अधिकारी है वो भी उसी जाति का, और जो जांच करने वाला अधिकारी भी वो भी उसी जाति का। आप समझिए कि जब ऐसा त्रिकोण या ऐसा सिस्टम बन जाता है तो फिर जो शोषित वंचित तबके के लोग कितने भी पढ़ लिख जाएं या कितने भी पैसे वाले हो जाएं, उनको हाशिए पे रखने का काम सिस्टम करता है, उनको परेशान करने का काम सिस्टम करता है। और वही हमने वहां आंदोलन में देखा। आपको बताइए। तो कहा जाए कि ये जो वर्ण व्यवस्था थी ये आज भी ज्यों के त्यों है मौजूद। हाँ, समाज में आज भी वर्ण व्यवस्था जो कि तो बनी हुई है। अब ये वर्ण व्यवस्था में उस भेदभाव में थोड़ा सा चेंजेस ये आया है कि मैं तुम्हारे मुंह पे नहीं कहूंगा ये तुम किस जाति को, पर मैं तुम्हारे साथ भेदभाव पूरा करूंगा। दूसरा, हमारे जब बच्चे स्कूलों में पढ़ते हैं तो वो जाति से बच्चे पहचाने जाते हैं, और जातियों के आधार पे उनको बच्चों की मार्कशीट में नंबर कम, या फिर उनको जो अवसर मिलते हैं उन अवसरों में कमी करना, ये तमाम चीजें आज भी जारी है। इसीलिए इस देश के अंदर भागीदारी और समानता सुनिश्चित करने के लिए बहुत सारे बड़े पैमाने पे बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, और करना चाहिए सभी। अच्छा, जनरल लोग जो हैं, जो सामान्य उसमें आते हैं जाति में, उन लोगों की शिकायत रहती है कि हम ज्यादा नंबर लाके भी वहीं रहते हैं, और ये जो SC ST का है उनके नंबर कम आते हैं, वो हमारे पास बैठते हैं। मतलब हमको 4 गुना मेहनत करने के बाद वो चीज़ मिलती है, और जो SC ST के लोग हैं उनको कम मेहनत करके कम नंबर में वो चीज़ मिल जाती है। ये उनकी शिकायत जायज़ है क्या? उनकी शिकायत आरक्षण को लेकर है, मुझे लगता है। और अगर मैं आरक्षण गिना नहीं पाऊंगा तो मेरा मानना है कि लगभग सदियों तक उनके पास में आरक्षण रहा शिक्षा में, जिस वजह से दलित ओबीसी समाज के लोग इस देश के अंदर अनपढ़ रहे, और आज भी उसी का असर है। दूसरा, आरक्षण उनके पास मंदिरों में रहा, जो आज भी कायम है। अगर कोई दलित ओबीसी समाज का व्यक्ति मंदिरों में जाके अगर पुजारी बनने का प्रयास करेगा तो शायद उसे मार मिलेगी, उसे गालियां मिलेंगी, जाति सूचक शब्दों से अपमानित किया जाएगा, पर वो पुजारी बनने का काम नहीं कर सकता। तो आज भी उनके अंदर, उनके पास में आरक्षण है। फिर देश के संविधान ने हमें ये व्यवस्था की है कि हमारे वंचित शोषित तबके को आगे लेके जाया जा सके। एक छोटी सी व्यवस्था की, आरक्षण की व्यवस्था की है। तो वो आरक्षण इसलिए जरूरी है, मैंने आपको बताया कि अगर हम आज भी कितने भी पैसे वाले बन जाएं, कितने भी पढ़े लिखे हो जाएं, पर उनके दिमाग में जो मानसिकता है हमारी जाति से हमें पहचानने की, वो अभी नहीं गई। वो नहीं गई। जब तक वो मानसिकता उनकी खत्म नहीं होगी तब तक आप आरक्षण को किसी पैमाने पे आप लागू कर लो, उसका कोई फायदा लगभग मुझे लगता होने वाला नहीं, और इसीलिए इस देश के अंदर हो भी नहीं रहा। तो जो उनका आरोप है इस बात को लेके कि इनको कम नंबर लाने के बावजूद भी इनको सिलेक्शन मिल जाता है, हमें सिलेक्शन नहीं मिलता है, तो आपको सदियों तक हमने जो दुख सहा, हमारी पीढ़ियों ने दुख सहा, बदला लिया जा रहा है। नहीं, बदला नहीं। ये देश के अंदर ये व्यवस्था की है कि ताकि जो ऑप्रेस्ड वर्ग है, जो शोषित वंचित वर्ग है, उसको भी मुख्य धारा में लाया जा सके। ये रास्ता है। अच्छा, आपको ये नहीं लगता ये जो व्यवस्था है कि आप शोषित लोगों को आप आगे ला रहे हैं, उनको कैटेगरी के उसमें आपको नंबर ज्यादा मिल रहा है, उसमें एक वक्त ऐसा आएगा कि जो सामान्य वर्ग है
वो इस तरह से वंचित होते होते वो नीचे आ जाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं, हम्म। ऐसा बिल्कुल नहीं है। अभी भी सिस्टम समान वर्ग का ही जिसके अंदर काम कर रहा है। सरकारें हमने बहुत सारी देख ली, कांग्रेस की भी देख ली, बीजेपी की देख ली, तमाम पार्टियों की हमने सरकारें देखी, और सिस्टम वही काम करता है, उन्हीं के लिए काम करता है। अभी सिस्टम यहाँ पर इस देश के अंदर वंचित शोषित तबके का नहीं। और अभी भी आप देख रही होंगी कि तमाम भर्तियां होती हैं, उनमें ओबीसी समाज के जो बच्चे जिनका चयन होना चाहिए वो चयन नहीं हो पाता। 69,000 भर्ती देख लीजिए, आज भी घोटाला, वो अभी तक उस पर सरकार काम नहीं कर पाई है। तो तमाम ऐसी भर्तियां हैं। कई हम देखते हैं कि कई यूनिवर्सिटीज़ में जब प्रोफेसरों की नियुक्तियों की बात आती है तो वहाँ पर लिख दिया जाता है कि नॉट फॉर सुटेबल, एनएफएस लिख दिया जाता है। क्या हमारे ओबीसी समाज के बीच में क्या पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, या इतने काबिल लोग नहीं जो प्रोफेसर नहीं बन सकते हैं? पर उनको अभी भी लेके नहीं आ जा रहा, उनको अभी भी नियुक्तियां नहीं दी जा रही। तो सिस्टम यहाँ का, देश का सिस्टम जर्जर और बहुत ही बेकार हालत में है, जिसको सुधारने की हम जैसे युवाओं को आगे आके राजनीति करने की जरूरत है। अच्छा, आप लोगों ने कई बार, जैसे चंद्रशेखर जी ने कई बार ये न्योता भिजवाया बहन जी को, मायावती जी को, कि वो उनके साथ आ जाएं, उनके साथ अलायंस कर लें। उन्होंने ये सब कुछ नहीं माना। इसकी वजह बता सकते हैं क्या है? बहन जी की बहुत सारी मजबूरियां सभी लोगों को मालूम है और सभी लोग देखते भी हैं। तो मुझे तो लगता है कि इसका सबसे अच्छा कारण तो बहन जी ही जानती होंगी, क्योंकि समाज के लोग आज भी उनसे सवाल पूछते हैं कि आपने हमारी आवाज़ को दबाना बंद, बुलंद करना क्यों कम कर दिया। सिर्फ आवाज़ क्या ट्वीट से ही होती है। जब बारी आती है कि कोई बड़ा सम्मेलन करने की, तो वहाँ सत्ताधारी पार्टी की तारीफ कर दी जाती है, तो लोगों के समझ में नहीं आता। तो इसका सवाल तो सिर्फ बहन जी दे सकती है, बाकी कोई दूसरा व्यक्ति नहीं दे सकता। अच्छा, उनका कोर वोटर जो है वो आज भी है जिंदा? जी, जब भी बहन जी के लोग खड़े होते हैं तो जो कोर वोटर है उनका 1-8 लाख वो उनको मिलता है। इसी तरह से आपकी पार्टी का भी कोर वोटर है या नहीं है? लेकिन हम लोग जो ये देखते हैं कि मुस्लिम समाज का जो वोट है वो आपको मिलता है। जो सांसद बने चंद्रशेखर जी, वो भी मुस्लिम समाज के वोट से बने। तो यही काम तो सपा करती है, उसको भी मुस्लिम का वोट चाहिए होता, तो आपको भी मुस्लिम का वोट चाहिए। तो आपका अपना कोर वोटर कहाँ है? नहीं, देखिए ऐसा आज तक क्या रहा कि एक वोटर बहन जी के साथ जुड़ गया था, उसके पास विकल्प नहीं था कि अगर हमारे साथ में कोई शोषण करता है, कोई अत्याचार करता है, तो हमारी आवाज को कौन उठाएगा। अब उसकी आवाज को उठाने वाला भीम आर्मी का नेता चंद्रशेखर आजाद उनके साथ में है, उनके साथ में मौजूद है, और उनको दिखाई पड़ रहा है कि लगातार भीम आर्मी के लोग, आजाद समाज पार्टी के लोग उनकी आवाज को बुलंद कर रहे हैं। तो बहन जी का वोटर इधर आया है क्या? हाँ बिल्कुल। अगर आज भीम आर्मी के अंदर जो लड़के हैं वो कहाँ से हैं, वो वहीं से तो आए हुए हैं। आज जो भीम आर्मी के अंदर युवा काम कर रहा है, जो लगातार समाज की सेवा कर रहा है, वो आया तो वहीं से है, और धीरे धीरे अपने साथ अपने माँ बाप को, अपने चाचा को, अपने ताऊ को भी साथ में लेके आ रहा है। और आज हम देख रहे हैं कि लगातार भीम आर्मी पहले बनी, फिर उसके बाद में आजाद समाज पार्टी हमने बनाई, और आज आजाद समाज पार्टी में वही जो युवा साथी हैं, उनके चाचा ताऊ जुड़े हुए काम कर रहे हैं। तो आज जो बहन जी का कोर वोटर है वो इधर लगभग आ चुका है। बस चुनाव की बात है, जब चुनाव होगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। दूसरा इलेक्शन आपका आने जा रहा है जी। तो पहले इलेक्शन में तो कुछ खास हुआ नहीं था, तो इस बार क्या उम्मीद है? पहले इलेक्शन में तो हम नए थे, नया अनुभव था, कैसे चुनाव लड़ा जाता हम वो भी नहीं जानते थे। अब हमने बहुत सारे चुनाव, जिला पंचायत के भी हमने लड़े हैं, सांसदीय के, विधायकी के चुनाव लड़े हैं, सांसदीय के चुनाव भी हमने लड़ी हैं। हमने देखा कि भाई चंद्रशेखर आजाद जी को नगीना के लोगों ने उनको जिताया। तो कुछ अनुभव भी हमारे पास में आ चुका है, और दूसरी बात, कुछ अनुभवी लोग भी हमारे पास में आ चुके हैं, जो चुनाव पहले लड़ चुके हैं अन्य पार्टियों में, या तैयारी करा चुके हैं, या फिर अन्य पार्टियों में बड़ी बड़ी जिम्मेदारियों पर रहे। तो अब इस बार ये माना जा रहा है कि प्रदेश के अंदर त्रिकोणीय मुकाबला होगा, और उसमें आजाद समाज पार्टी उभर के बहुत अच्छे तरीके से उभर के आएगी, और हो सकता है कि बड़ी संभावना के साथ में आजाद समाज पार्टी दिखाई भी देगी। पिछली बार अलायंस के लिए कहते रहे चंद्रशेखर जी, हुआ नहीं। इस बार होगा क्या समाजवादी से? इस बार हमारा जो अलायंस है वो जनता के साथ में है। अगर वैसे भी चंद्रशेखर भाई ने अभी कुछ दिन पहले ही एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया था कि मेरे घर के दरवाजे खुले हुए हैं, और दरवाजे मैंने इस बार बड़े करा दिए हैं। अगर जिसको अलायंस करना है वो उनके घर पे आ सकता है। और आज भी अगर किसी को लगता है कि अगर बीजेपी जैसी पार्टी को, सत्ताधारी पार्टी को अगर हटाना है, तो वो भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के साथ में अलायंस कर सकती है। हम तो तैयार हैं। अब देखना यह है कि किसे बीजेपी को हटाना है, किसे नहीं हटाना। अच्छा, बीजेपी पर एक ये बड़ा इल्जाम लगाया जाता है कि वो भाई SC/ST समाज के लोगों को अपने साथ नहीं लेती है, ये सही है क्या? अगर
बीजेपी में भी ऐसा नहीं है, बीजेपी में ऐसी ऐसी समाज के लोग हैं, मैं देखता हूँ कि अनुसूचित मोर्चा में लोग भरे पड़े हैं हम्म। अपने फायदे के लिए, यहाँ पर समाज के लिए नहीं। जो लोग बीजेपी के अंदर SC ST मोर्चा में भरे हुए हैं वो अपने फायदे के लिए, समाज के लिए नहीं, क्योंकि वहां उनकी बात को सुना नहीं जाता। हम्म। अगर वो कभी समाज की आवाज को बुलंद करने का काम करते हैं, उनकी आवाज को उठाने का काम करते हैं, या किसी समाज के व्यक्ति को न्याय दिलाने का काम करते हैं, तो तुरंत उनके आकाओं का फोन आ जाता है कि आपको इस व्यक्ति की आवाज को नहीं उठाना, क्योंकि इससे पार्टी को नुकसान हो सकता है। सवर्णों की पार्टी है। हाँ बिल्कुल सवर्णों की पार्टी है, इसमें कोई संशय वाली बात नहीं है, बिल्कुल सवर्णों की पार्टी है। बार बार कैसे बन जाती है फिर? बीजेपी के लोग इस देश के अंदर हिंदू मुस्लिम करा करा के बार बार सत्ता स्थापित कर रहे हैं, पर अभी आपने देखा कि एक बड़ा आंदोलन हुआ, युवाओं ने, तमाम लोगों ने भाग लिया, और हमने ये देखा कि जो बीजेपी के घर के जो बच्चे थे उन लोगों ने भी उसमें आंदोलन में भाग लिया। तो इसका मतलब यह है कि देश का युवा समझ रहा है कि देश का सिस्टम अब जर्जर हो चुका है, खराब हो चुका है, उसको बदलने का तरीका यही है कि बीजेपी से अलग हटके अब हमें ऐसे लोगों को मौका देना चाहिए जो लोग नए हैं या फिर जो कुछ नया करना चाहते हैं राजनीति। ये जेन ज़ी का जो हुआ था, क्या लगता है इससे थोड़ा सत्ता पर फर्क पड़ेगा, कुछ बदलाव आएगा? सत्ता पे बिल्कुल फर्क पड़ेगा, बदलाव आएगा, और यही वजह थी कि बीजेपी ने पहली बार बीजेपी झुकी, जेन जी के आगे झुकी, और हम देख रहे हैं कि उसके बाद ये झड़ियां लग गई हैं। कहीं फतेहपुर में स्कूल में बच्चों का होता है, राजस्थान में होता है, महाराष्ट्र में होता है, बिहार में होता है, लगातार जो छात्र हैं वो लगातार इसको कर रहे हैं। तो अब उन्होंने सीख लिया है कि अब हमें सिस्टम जो बदलना है, अब अगर हमें अपनी मांगों को, अपनी जो शिक्षा व्यवस्था उसको सही करना है, अपनी मांगों को मनवाना है, तो अब सड़कों पे आना पड़ेगा। ये जैन जी सीख चुकी है, उन्हें मालूम है, तो इसलिए अब जैन जी ने नया रास्ता सीख लिया है। अब सरकार को अब देखना पड़ेगा, अब इस सरकार को बदलना पड़ेगा। दूसरी बात, सरकार बहुत ही जल्द, ये अगर जैन जी अगर इस तरह से अगर आते रहे सड़कों पे, तो जैन जी सरकार को हटना पड़ेगा। किसी दिन नेपाल तो नहीं बना देगी जैन जी? नहीं, भारत का जो युवा है वो देश की आत्मा में विश्वास करता है। आत्मा मतलब संविधान, संविधान में विश्वास करता है देश का, और मुझे लगता है कि देश का युवा शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन करके इस देश में बदलाव लेकर आएगा। हमने देखा जंतर मंतर पे कैसे लोगों ने लाठियां खाई, पुलिस को गालियां तक नहीं दी। हमने ये भी देखा कि देश का युवा पैलेट गन खा रहा है, उसके बावजूद भी वो उफ नहीं कर रहा है। और हमने ये भी देखा कि अगर आप लाठियां भी मारोगे तो भी हम आपको प्यार से गुलाब का फूल देकर आपका वेलकम करने का काम करेंगे। ये भी तो सब ये हुआ किया। था। जी। अभी आपने बताया कि आपके बचपन में ये सारी घटनाएं हुई कि आपको नल से पानी नहीं पीने दिया गया। अभी आप 2000 कुछ की बात बता रहे थे, उसमें भी ऐसा हुआ। ये जो एक्सपीरियंस इस तरह का होता है, क्या ये पूरे समाज के लिए आपके मन में एक कुंठा या नफरत नहीं भरता है? नहीं, देखिए ऐसा है, पूरे समाज के लिए नफरत नहीं रखना चाहिए कभी किसी व्यक्ति को। वो समाज में भी अच्छे लोग हो सकते हैं, अच्छे व्यक्ति हो सकते हैं जो देश के अंदर बदलाव लेके आना चाहते हैं, या फिर जो जाति व्यवस्था है उसको खत्म करना चाहते हैं। मैं ऐसे तमाम लोगों का स्वागत करूंगा। अगर ऐसे लोग हैं तो वो बाहर आगे आकर ऐसे तमाम लोगों को ये आईना दिखाएं कि अब देश के अंदर अगर जाति व्यवस्था या जातिवाद की बात होती रहेगी तो ये देश आगे नहीं बढ़ पाएगा। तमाम पार्टी, ये जो सत्ताधारी पार्टी है, इसके तमाम नेता ये कहते रहते हैं कि देश विश्वगुरु बनेगा, विश्वगुरु बनेगा। तो अगर जाति व्यवस्था अगर कायम रही इस देश के अंदर तो विश्वगुरु नहीं बन पाएगा, ये तय है। और अगर देश के लोग सच में इस देश को दुनिया के सामने एक नए आयाम पे पहुंचाना चाहते हैं या विश्वगुरु बनाना चाहते हैं, तो अब जाति व्यवस्था से उठकर या धार्मिकता से ऊपर उठकर उन्हें काम करना चाहिए। आप भी इलेक्शन लड़ेंगे? नहीं, मैं इलेक्शन नहीं लड़ा कभी। मैं अब कभी लड़ने का इरादा है इस बार? नहीं, अभी इस बार कोई इरादा नहीं है मेरा। अभी तो पार्टी का, भीम आर्मी का, जसवंत पार्टी का संगठन का समर्पित कार्यकर्ता हूँ, तो वहीं अभी काम कर रहा हूँ। और जो भी पार्टी आदेश करेगी जिसको चुनाव लड़ाने का, उसको आदेश पूरे दमखम के साथ चुनाव लड़ाएगा। चंद्रशेखर जी से आप मिलते होंगे, तो कोई एक ऐसी घटना जो आपको बहुत अच्छी लगी हो उनसे मिलकर? मैं जब भी मिला हूँ उनसे, कई बार मैंने उनका देखा है कि उनकी मेमोरी बहुत शार्प है। मैं जब भी मिलता हूँ तो वो लगातार एक एक कार्यकर्ता के ऊपर, भीम आर्मी के एक कार्यकर्ता के ऊपर नजर बना के रखते हैं। और हम गलती करते हैं या फिर हम कोई अच्छा काम करते हैं तो उसका बाकायदा वो वर्णन करते हैं कि हाँ भाई, आपने इस तरह गलती की, इससे सीखने की जरूरत है, और ये आपने अच्छा काम किया, इसको और बेहतर करने की जरूरत है। ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, नगीना के लोग अक्सर ये शिकायत करने लगे हैं
कि वो सिर्फ अपने समाज के लिए काम कर रहे हैं, जिन्होंने उन्हें बनाया मुस्लिमों ने, उसके लिए अब काम करना बंद कर दिया। शिकायत सही है ये? नहीं, ये शिकायत जरा सरासर गलत है। और आज भी वहाँ पर मुस्लिम समाज के बहुत सारे साथी भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के साथ में तन मन धन के साथ काम कर रहे हैं। और वो तमाम लोग जो वहाँ पर जिन लोगों ने वहाँ पर चंद्रशेखर आजाद जी का साथ दिया, वो इस बार विधानसभा चुनाव में नगीना में के साथ साथ पूरे बिजनौर में पूरा कुछ नया करके दिखाएंगे। इस बार उन्होंने तय कर लिया है कि बिजनौर की जितनी सीटें हैं वो इस बार आजाद समाज पार्टी के खाते में जाएंगी। अलायंस नहीं होगा समाजवादी से? अलायंस, मैंने फिर से आपसे कहा मैंने कि अगर कोई पार्टी अलायंस करना चाहती है तो भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी की जो लीडरशिप है उससे संपर्क करके उनसे बात कर सकती है। अब अखिलेश जी को अगर लगता है या उनकी पार्टी के लोगों को लगता है कि अलायंस करना चाहिए तो उनका स्वागत। आपके नेता पर लोग ये आरोप लगाते हैं कि वो कहते हैं मैं तो जमीन से जुड़ा हुआ नेता हूँ और हेलीकॉप्टर पे चलते हैं। वो ये कहाँ से आते हैं हेलीकॉप्टर? ये देखिए, ऐसा है कि जब कोई पार्टी या संगठन का नेता कोई आगे बढ़ने लगता है तो तमाम जो विरोधी लोग हैं वो इस तरह के आरोप लगाने का कह रहे हैं बीजेपी सपोर्ट करती है, इनको पैसा मिलता है वहां से। तो वो साबित करें। कई बार हमारे नेताजी कह चुके हैं कि अगर ये लोग इस तरह का आरोप लगाते हैं तो वो साबित करें कि बीजेपी का पैसा उनके पास कहाँ से आया। उनके अकाउंट में, सरकार के पास सब कुछ है, सरकार अकाउंट आराम से चेक करा सकती है। ये साबित करे कि वही चंद्रशेखर आजाद जी ने बीजेपी से पैसा लेकर रखा हुआ। ये तमाम सारे आरोप गलत हैं। समाज के लोग हैं, उन ये पार्टी या संगठन को अपने खून पसीने से सींच रहे हैं। अपने घर का एक एक पाई तमाम समाज के लोग इकट्ठा करके संगठन को, आजाद समाज पार्टी को दान करते हैं। उसी से ये आजाद समाज पार्टी आगे बढ़ रही है। और ये तय है कि जिस तरह मानवर साहब ने इस देश में एक नया आंदोलन शुरू किया और उसको आगे बढ़ाया, इसी तरह से चंद्रशेखर आजाद जी भी इस देश में आंदोलन को आगे लेकर जाएंगे। तो जो ये तस्वीर है इस तरह की, जिस तरह से हम लोगों ने बहन जी को बनते देखा मुख्यमंत्री, क्या आपके भैया को भी देखेंगे लोग? हाँ बिल्कुल, लोगों को इंतजार है इस बात का। और लगातार हम जब लोग क्षेत्र में जाते हैं तो तमाम ओबीसी दलित समाज के लोग, मुस्लिम समाज के लोग, ये उनके पास में ये चर्चा है, उनमें आम चर्चा है कि इस बार या जब भी मौका मिलेगा आजाद समाज पार्टी के नेता माननीय चंद्रशेखर आजाद जी मुख्यमंत्री बनेंगे। अगर आप लोग अलग लड़ते हैं, अलायंस आपका नहीं होता, तो कितना नुकसान समाजवादी को पहुंचा सकते हैं? हम देखिए, किसी को नुकसान पहुंचाने नहीं है। इस देश के अंदर क्योंकि समानता, गैर बराबरी लगातार इस देश में बनी हुई है और उसको हटाने का तरीका, क्योंकि राजनीति एक तरीका है, उसके माध्यम से हम अपनी पॉलिसीज बना सकते हैं, पॉलिसी बनाकर लागू कर सकते हैं। तो राजनीति में हम जिस तरीके से समाजवादी चुनाव लड़ रही है कुछ नया करने के लिए, हम भी उसी तरीके से चुनाव लड़ रहे हैं कुछ नया करने के लिए। तो हम किसी को गिराने के लिए या किसी को बनाने के लिए नहीं आए, हम अपनी राजनीति सेट करनी है। चर्चाएं समाज में ये भी हैं कि आप लोग अलायंस समाजवादी से ना करके ओवैसी जी से करने चाह रहे हैं, क्या ये सही बात है? देखिए, ऐसा इस देश के अंदर ज़रूरत है ऐसे लोगों की जो सत्ताधारी पार्टी के खिलाफ लड़ने का काम कर रहे हैं। और अगर ओवैसी जी को लगता है कि चंद्रशेखर आजाद जी उस पार्टी के खिलाफ लड़ रहे हैं, या चंद्रशेखर आजाद जी को लगता है कि ओवैसी जी भी उसके खिलाफ लड़ रहे हैं, या विचारधारा जिस बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और महापुरुषों की विचारधारा के लिए जो आजाद समाज पार्टी काम कर रही है, अगर वो विचारधारा मेल खाती है तो हो सकता है कि अलायंस हो जाए। पर अभी इस अलायंस में मैं कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि अभी इस तरह की कोई बातचीत अभी नहीं चल रही। ओवैसी साहब को भी लोग ये कहते हैं ना कि ये भी तो बीजेपी की बी टीम है, ये वही करते हैं, वही काम कर रहे हैं जो बीजेपी करती है। तो उनके साथ अगर गठबंधन होता है तो ये तो नुकसान का बायस बन जाएगा ना? नहीं, देखिए, दूर से सारी चीज़ें अच्छी बुरी लगती हैं कि हो सकता है कि मतलब बहुत सारी उंगलियां उठती हैं कि ऐसे चंद्रशेखर आजाद जी भी लोग लगाते हैं कि बीजेपी की बी टीम है। पर क्योंकि मैं यहाँ काम कर रहा हूँ, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि हमारा नेता बिक नहीं सकता। अब ओवैसी जी की पार्टी में मैंने कभी काम नहीं किया, तो वहाँ उनके लोग जानते होंगे। दूसरी बात यह है कि मैंने कहा कि अगर विचारधारा पे काम करने वाले लोग एक साथ आते हैं तो उनको आना चाहिए, फिर चाहे वो स्वामी प्रसाद मौर्य जी हो, चंद्रशेखर आजाद जी हो, या ओवैसी जी हो, या फिर कोई अन्य व्यक्ति हो। तो उनको अगर विचारधारा पे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की विचारधारा है और तमाम महापुरुषों की विचारधारा, अगर उस पर काम करने वाले लोग एक साथ आते हैं तो उनका सबका स्वागत होना चाहिए और उनको काम करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। और आप भीम आर्मी में जिस तरह से काम कर रहे हैं, लोगों की मदद कर रहे हैं, समाज सेवा का काम कर रहे हैं, इसी तरह आगे बढ़ते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया, धन्यवाद।